वेट लॉस होने को कभी भी हल्के में नहीं लेना हमेशा ये चाहिए। अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में जो मेडिसिन का जो डिस्पेंसिंग है, उस पे कोई रेगुलेशन है नहीं। लिवर सिरोसिस जो होता है, वो एक परमानेंट डैमेज होता है। अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको सिंपल गैस और एसिडिटी करके निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या हमारा खाना ही कहीं ना कहीं हमारा पेट का दुश्मन है? ज़्यादा लेट खाने से डेफिनेटली इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होती है, क्योंकि जो डाइजेशन की जो नेचुरल प्रोसेस है, वो रात में धीमी हो जाती है। गट हेल्थ एक काफ़ी पॉपुलर टॉपिक हो चुका है आज के टाइम में। आप देखना कई सारे पेशेंट होते हैं, वो बताते हैं कि सर मुझे खाने के बाद ढकारें बहुत आती है और उनको बैड ब्रेथ होती है। अगर स्ट्रेस की बात करें तो जो बीमारी हम स्ट्रेस के वजह से आती है उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। चैट जीपीटी से अपना डायग्नोसिस भी कर लेते हैं कि हमको बिल्कुल ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। जो एसिडिटी की दवाइयाँ 10-10 साल खा रहे हैं किसी डॉक्टर को बिना मिले। लीवर ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये कोई छोटा ऑपरेशन है लाइफ नहीं, थ्रेटनिंग जैसे लोगों ये को लगता बहुत है। बड़ा ऑपरेशन है। हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर भूषण भोले, गैस्ट्रो एंड लीवर स्पेशलिस्ट, एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिट तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिट तक और मैं हूं आपकी होस्ट अंशिका। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर की कहानी बन चुका है। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बेसिकली पेट का पूरा ड्रामा। कभी हमें लगता है कि चाय की वजह से पेट गड़बड़ है, कभी सोचते हैं कि स्ट्रेस की वजह से, और कभी लगता है कि बाहर का कुछ खा लिया। लेकिन असल सच क्या है, आज हम यही समझेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गैस्ट्रो एंड लिवर एक्सपर्ट डॉक्टर भूषण भोले, जिन्हें पेट, लिवर, डाइजेशन, गट हेल्थ की बहुत गहरी समझ है और जो सारे सवालों का सीधा और सिंपल जवाब देने वाले हैं। तो अगर आपको भी रोज़ रोज़ एसिडिटी होती है या पेट थोड़ा भी गड़बड़ करे तो पैनिक हो जाता है, या फिर आप सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि गट हेल्थ आखिर होता क्या है, तो ये एपिसोड खास आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डॉक्टर का स्वागत करते हैं। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। या थैंक यू वेरी तो मच। सर, आजकल इंडिया में गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है? देखो, जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं और गैस और एसिडिटी की शिकायत करते हैं, तो हम पहले तो एक सवाल पूछते हैं कि एसिडिटी मतलब वो क्या फील करते हैं। हम्म। एसिडिटी मतलब पेट में जलन होना, हार्ट बर्न यानी कि सीने में या छाती में जलन होना, उसे हम पेशेंट एसिडिटी कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये इसका जो प्रमाण है आज की तारीख में बहुत बढ़ गया है, तो इसके कई सारे रीज़न हैं। लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुकी है, खाने-पीने के तरीके चेंज हो चुके हैं। जो बाहर का खाना-पीना है उसका सेवन बढ़ गया है, ऑयली खाना, स्पाइसी खाना, स्ट्रीट साइड फूड ये बढ़ गया है। जो खाने के जो टाइमिंग है वो चेंज हो गए। कोई जो हमारे पेशेंट होते हैं वो सवेरे लेट उठते हैं, या कोई जो होते हैं वो रात को जो डिनर है वो काफ़ी लेट करते हैं और खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। तो ऐसे कई सारी समस्याएँ होती है जिसके वजह से एसिडिटी और गैस यानी कि इंडाइजेशन होता है। हम्म। और ये जो स्पाइसी फूड है सर, कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे स्टमक को, कितना खराब है हमारे स्टमक के लिए? देखो, स्पाइसी फूड खाने से डेफिनेटली जो हम कहते हैं एसिडिटी यानी कि जो पेट में जलन है वो तो 100% होती है। अगर पेशेंट को प्रीवियस अगर अल्सर की या जो हम कहते हैं कि एसिड पेप्टिक डिसीज़ उसकी अगर शिकायत हो और अगर स्पाइसी खाना खाते हैं, तो पेशेंट इमीडिएटली जलन महसूस करते हैं। और डेफिनेटली ज़्यादा स्पाइसी खाना हेल्थ के लिए हानिकारक ही होता है। तो मतलब ये जो खाना हम डेली बेसिस पे खा रहे हैं, क्योंकि हुँ। इंडियन फूड्स में स्पाइसेस होना, ज़्यादा से ज़्यादा मसाले होना, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो हुँ। क्या हमारा खाना ही कहीं ना कहीं हमारा पेट का दुश्मन है? नहीं, ऐसे नहीं है। कोई भी चीज़ अगर हम मॉडरेशन में करते हैं तो उसके हमें बेनिफिट्स ही होते हैं। अगर स्पाइसेस की बात करें तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम बात करें गार्लिक होते हैं, मसाले होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जो हमारे जो गट का जो म्यूकोज़ल बैरियर होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन देते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर स्पाइसेस ज़्यादा मात्रा में हो तो वो हमारे लिए हानिकारक है। और आप देखना, अगर हम घर का खाना खा रहे हैं तो उससे अगर हमारा खाना हल्का स्पाइसी भी हो तो भी हमें इतनी मुश्किल नहीं होती है। जब हम बाहर का खाना खाते हैं उसमें जो स्पाइसेस डाले जाते हैं और या जो उसमें तेल डाला जाता है वो काफ़ी
हद तक ज़्यादा मात्रा में होता है और उसी के वजह से हमें तकलीफ होती है। मतलब घर का खाना सेफ है। हाँ, घर का खाना सेफ होता है। हुँ। हाँ, अगर लेकिन अगर ऑलरेडी हमें अगर अल्सर की शिकायत हो तो घर के खाने में भी अगर स्पाइसेस ज़्यादा हो तो डेफ़िनेटली पेशेंट्स को तकलीफ होती है। और डॉक्टर कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति जो है वो अच्छा घर का खाना खा रहा है, हेल्दी फूड खा रहा है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी, लेकिन उसके बाद भी उसको स्टमक प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हुँ। उसका क्या कारण हो सकता है? देखो, आपने ये जो सवाल पूछा है ये बहुत ही कारगर सवाल है और स्टमक प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हो, हमने तो इतने सारे पेशेंट देखे कि उनको बहुत सारी सीवियर बीमारियाँ हो जाते हैं और वो हमारे सामने आके बैठते हैं कि सर व्हाई मी? मैं ना शराब लेता हूँ, मैं ना स्मोकिंग करता हूँ, मेरी लाइफ़स्टाइल इतनी बढ़िया हेल्दी रही, फिर भी मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे आ गया? कई सारी चीज़ें जो है, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि हम घर का खाना खा रहे, हेल्दी खाना खा रहे, फिर भी क्यों बीमारियाँ आ रही है? देखो, अलग बीमारी के अलग-अलग रीज़न्स होते हैं, तो उस किसी पर्टिकुलर चीज़ पे पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कुछ कारण कह नहीं सकते कि हाँ, मतलब अगर बस आप अगर स्टमक प्रॉब्लम्स की ही बात करें तो मोस्टली स्टमक प्रॉब्लम्स का रीज़न यही रहा है कि बाहर का खाना टाइमिंग्स का कोई रेगुलर हैबिट ना होना, किसी भी समय पे कुछ भी खाना खा लेना और जो हम स्ट्रीट फूड कहते हैं उसका सेवन ज़्यादा करना या फास्ट फूड कहते हैं बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स उसका सेवन ज़्यादा करना, ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्टमक के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। जेनेटिक्स की वजह से भी कहीं कुछ होता है कि जेनेटिक्स के वजह से एसिडिटी हो सकती है। मतलब एसिडिटी मतलब पेप्टिक अल्सर डिसीज़ कुछ 10-20% लोगों में जेनेटिकली आ सकता है। हुँ, हुँ। और अभी आपने बोला कि किसी भी वक़्त खा लेना। आजकल जितने भी जेनज़ीज़ हैं या फॉर दैट मैटर मिलेनियल्स हैं, लाइफ़स्टाइल इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है कि टाइम नहीं मिलता है सही टाइम पे खाने का और वीकेंड पे खाया मतलब किसी भी टाइम खा लेते हैं बेसिकली, रात हुँ, में खा रहे हैं, 3-4 बजे खा रहे हैं। हुँ। तो ये आदतें कितनी ख़राब हैं और कितना ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकती हैं किसी के गट हेल्थ को? देखो डेफ़िनेटली ये आदतें हेल्दी आदतें तो है नहीं। अगर आप देखोगे तो हमारी जो रिदम होती है सर्कैडियन रिदम जो है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हर चीज़ का एक समय होता है। जिस तरह से हम रात को सोते हैं, उसी तरह ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर का एक समय होता है। डिनर जनरली ऐसे है कि हमारे डिनर के बाद और सोने के बीच में 2 घंटे की गैप चाहिए, है ना? 1.5 से 2 घंटे की गैप चाहिए जिससे हमें डाइजेशन में हेल्प मिलती है। जो खाना है वो हमारा अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। वो रिफ्लक्स की वजह से जो हम कहते हैं कि रिफ्लक्स हो के गले में आ जाता है, वो हुँ, नहीं हुँ, होता हुँ। है। और इसीलिए जो डिनर करना जो ज़रूरी होता है वो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा लेट ना किया जाए, ताकि हम 1-2 घंटे की एक सेफ गैप देके रात को सो सकते हैं। ज़्यादा लेट खाने से डेफ़िनेटली इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होती है क्योंकि जो डाइजेशन की जो नेचुरल प्रोसेस है, वो रात में धीमी हो जाती है और हमारा जो बॉडी का जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी रात को थोड़ा-सा धीमे हो जाता है। तो ओवरऑल हमें बना है ही इसलिए इस तरह से गया है कि हम जो हमारे जो खाने के जो है वो एक सही समय पे करें और ज़्यादा लेट ना खाएँ। इसी के साथ हम ज़्यादा लेट उठना भी सही नहीं होता है। एक ब्रेकफ़ास्ट का एक समय होता ऐसे नहीं है कि एवरी टाइम हम ब्रंच कर रहे हैं ना? ब्रेकफ़ास्ट का एक सही समय होता है 8:30, 9, 8 ये एक समय होता है। उस समय पे अगर हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली दिन भर के लिए हमारी बॉडी एक एनर्जेटिक फ़ील करती है और जो एसिड का प्रोडक्शन होता है वो ओवरनाइट सबसे ज़्यादा होता है। तो सवेरे हम जब ब्रेकफ़ास्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो डाइजेशन में भी हमें हेल्प हुँ, करता है। हुँ। तो अभी आपने जिस तरीके से टाइमिंग्स बताई, हुँ। इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि टाइमिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल 110% टाइमिंग हुँ। का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे जो डाइजेशन है और गट हेल्थ हेल्थ के लिए। तो आप राइट टाइम अगर आपको बताना हो ऑडियंस को कि क्या राइट टाइम है ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर का, तो आप प्लीज़ बताइए इसका? देखो, अगर राइट टाइम की बात करें तो जो ब्रेकफ़ास्ट का सही समय होता है, अगर आप मानो तो 8 से 9 साढ़े 9 तक का ब्रेकफ़ास्ट का समय आप पकड़ लीजिए।
अगर लंच की बात करें तो 1 से 2 के बीच में लंच का समय ले लीजिए, और अगर डिनर की बात करें तो 8 से 9 के बीच में। ये इसलिए क्योंकि जो हमारा सोने का टाइम है, इंडियन टाइम, जो हम आम तौर पे जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, उस हिसाब से हम जनरली 11-12 रात को एक सोने की हमारी प्रक्रिया होती है, और सवेरे जो सब वर्किंग होते हैं 6 से 7 के अराउंड हमारा जो उठने का एक समय होता है। तो उस हिसाब से अगर हम एक हमारी रूटीन दिनचर्या की बात करें तो यही सही समय है। और जब डाइजेशन की बात आती है तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है गट हेल्थ के बारे में। हुँ, गट हेल्थ एक काफ़ी पॉपुलर टॉपिक हो चुका है आज के हुँ, टाइम में, हाँ। लेकिन अभी भी अगर साइंटिफिकली, अगर एक्यूरेटली इसका मतलब लोगों से पूछे तो वो नहीं बता पाएंगे। तो हुँ। आप इसका एक्यूरेट मीनिंग बताइए कि लोग समझ पाए कि गट हेल्थ आखिर होती क्या है। देखो, गट हेल्थ यानी कि अगर हम बात करें तो हमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, हमारी जो डाइजेशन है वो सही तरह से हो जाए, जो एसिडिटी, ब्लोटिंग या पेट साफ ना होना, इस तरह की हमें कोई ना बीमारियां ना हो, इसे हम कहते हैं कि गट हेल्थ हमारी अच्छी है। और गट हेल्थ अगर हमें अच्छी रखनी है तो हमारे लाइफस्टाइल में और जो हमारे खाने का पैटर्न है उसमें हमें चेंजेस करने होंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। जो बाहर का खाना है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड आइटम्स या कोल्ड ड्रिंक्स, इसका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। और साथ में जैसे मैंने बताया, जो हमारा जो खाने का जो समय है वो हमारा एक रूटीन दिनचर्या होनी चाहिए। जो हम्म। हम अनरेगुलेटेड टाइम पे जो खाना खाते हैं हम, हम्म। उसके वजह से भी हमारी गट हेल्थ काफ़ी तरह से अफेक्ट होती है। और डॉक्टर, एक ओवर ईटिंग नाम की भी समस्या है जो बहुत पॉपुलर है, हुँ, और कहा जाता है कि आप ओवर ईटिंग ना करें, आप स्मॉल स्मॉल मील्स में खाना हुँ, खाएं, तो ये हुँ। कितना सही है ये। देखो, इसे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हम हमारे मेडिकल साइंस में भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और एट द सेम टाइम हम किसी पेशेंट को कंपल्शन नहीं कर सकते हैं कि आप इसी तरह से खाइए या इसी तरह से हम्म। खाइए। लेकिन ओवर ईटिंग की समस्या के बारे में अगर आप पूछते हैं तो अगर कोई खाना अगर हमें पसंद है और हमने वो हमारे जो स्टमक की कैपेसिटी है उससे अगर हमें ज़्यादा खा लिया, तो ऑब्वियसली हमें इंडाइजेशन हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है। आप देखना, कई सारे पेशेंट होते हैं वो बताते हैं कि सर मुझे खाने के बाद ढकारें बहुत आती है, और उनको बैड ब्रेथ होती है जिसे हम हेलिटोसिस कहते हैं। तो खाना डाइजेस्ट हो नहीं पाता है अगर हम ओवर ईट करते हैं तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर आप सही जो हमारे जो 3 स्टैंडर्ड मील्स है उसमें अगर आप सही समय पे और सही क्वांटिटी पे खाना खाते हैं तो जनरली आपको समस्याएँ नहीं होती हैं। बैड ब्रेथ भी इंडाइजेशन की वजह से हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दिस वाज अ ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन सर। या हाँ, या बाकी डाइजेशन की जब बात करें सर, तो बहुत से लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत उनको वॉशरूम जाना होता है, और कुछ लोग खाते हैं बट उनको नहीं होता है, मतलब हुँ, दे जस्ट कांट टेक इट हुँ, फ्रॉम हुँ। द आउट फ्रॉम द बॉडी, राइट। हाँ। तो क्या है कारण इसका। देखो, ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जो आप कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि खाने के बाद उनको तुरंत जाना पड़ता हाँ है। हाँ। उसे अगर हम मेडिकल साइंस में बात करें तो उसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। यानी कि जब भी हमारे स्टमक में खाना जाता है तो हमारे इंटेस्टाइन में भी सिग्नल जाता है, जो मोटिलिटी होती है उसके वजह से वो सिग्नल जाता है, और फिर हमें जो रिफ्लेक्स आता है उसके वजह से हम वॉशरूम जाने के लिए हम्म। एक इच्छा होती है। और कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि पेट में इन्फेक्शन होता है, और कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि मैं जितने भी बार खाता हूँ मुझे तुरंत जाना पड़ता है। वो एग्जैक्टली। ये कई बार ऐसे देखा गया है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्फेक्शन के वजह से ही होता है। इन्फेक्शन होता है वो अनट्रीटेड होता है, या तो पेशेंट्स को या जो पॉपुलेशन है उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि बाहर के खाने का सेवन बहुत है ना? मॉडर्नाइज़ेशन के वजह से या अर्बनाइज़ेशन के वजह से या ओपन इकोनॉमी के वजह से कई सारे लोग काम के सिलसिले में काफ़ी बाहर निकलते हैं, और उनके जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स नहीं होते हैं।
कई बार बाहर के खाने का सेवन करना पड़ता है, उसके वजह से इन्फेक्शन होता है और वो उसी के वजह से ये जो अर्ज है हुँ, कि जितने बार खाते हैं उतने बार हो सकती है। हुँ, एट द सेम टाइम कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनका पेट साफ नहीं होता है ढंग से, जो उसे कॉन्स्टिपेशन लेबल करते हैं। देखो कॉन्स्टिपेशन लेबल करना बहुत आसान होता है, वो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन इस तरह से हम उसको लेबल करते हैं। और इसके भी कई सारे रीज़न होते हैं। मोस्ट कॉमन रीज़न फास्ट फूड है और लो फाइबर डाइट। ओह! पानी का सेवन कम, पानी का सेवन बहुत कम होता है, लो फाइबर डाइट होता है, मैदे की चीज़ें ज़्यादा होती है और जो हम कहते हैं कि फाइबर का इंटेक जो है वो हमारे खाने में बहुत होना चाहिए, वो उस प्रमाण में होता नहीं है, जिसके वजह से जो पेट साफ जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से होता नहीं है। हुँ। तो अभी आपने डाइट के बारे में जो बात करी, इससे समझ में आ रहा है कि डाइट का बहुत ही मेजर बड़ा रोल होता है हमारे पूरे बिल्कुल, ओवरऑल डाइजेशन में। तो बिल्कुल, एक बिल्कुल। अच्छी डाइट क्या होती है? ऐसी कौन-सी डाइट लें लोग जिससे उनका डाइजेशन अच्छा रहे और गट हेल्थ भी मजबूत रहे? अगर डाइट की बात करें तो सबसे बेस्ट डाइट है घर का बना हुआ खाना, साथ में फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अगर मैं बात करूँ तो हाई फाइबर डाइट, है ना? जिसमें वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हुँ, इसे ही हम हेल्दी डाइट हुँ। कहते हैं। आई होप लोग इसको फ़ॉलो करना शुरू करें। बस यही आई थिंक प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती या है बिल्कुल, बिल्कुल। कि हाँ, बेसिकली जैसे-जैसे हम एज हमारा बढ़ते जाता है तो हम चीज़ें रियलाइज़ करते हैं और उस तरफ हम मुड़ने की कोशिश करते हैं। बट जैसे जेनज़ीज़ की अगर बात करें तो वो कुछ समझते हैं और वो उसके राह पे चलना नहीं चाहते या कुछ समझते ही नहीं हुँ, है। उनका ये है कि भाई हमें तो जो मन में आया वो हम आई थिंक ये करेंगे। बहुत ओवरऑल हुँ, सबकी ही प्रॉब्लम है। सबको मालूम है क्या करना बिल्कुल, चाहिए, लेकिन अपने बिल्कुल, लाइफ़स्टाइल की वजह से बिल्कुल, इतना ज़्यादा बिल्कुल। बिज़ी हैं कि हाँ, हाँ, नहीं समझ आता है हाँ, क्या हाँ, करना है। हाँ, हाँ। तो ऑल्सो डॉक्टर, यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज़ कि किसी को भी ज़रा सा भी पेट दर्द हो जाए, ज़रा सा भी अनईज़ी फ़ील होने लग जाए, तुरंत लोग बोलते हैं कि ओह! गैस है। लेकिन क्या ज़रूरी कि हर बार गैस ही, और कब हमें तुरंत स्टेप ले लेना चाहिए? देखो पेट में दर्द होने के कई सारे कारण होते हैं। एक सिंपल गैस एसिडिटी से लेके पित्त की थैली में स्टोन होने से लेके पैनक्रियाज में सूजन आने से लेके कैंसर तक की समस्या पेट में हो सकती है, जो हमें मतलब बता सकती है कि मतलब जो सिम्टम्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव। मतलब हमने एक भी सिम्टम को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसको सिंपल गैस और एसिडिटी करके निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक जो सिम्टम है वो सिम्टम एक बड़ी से बीमारी का भी हो सकता है। तो हमें हुँ। कोई भी एक सिंपल रीज़न के लिए भी हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे 100% कंसल्ट करना चाहिए, उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंटली पेट दर्द हो रहा है तो हाई टाइम कि आप डॉक्टर के पास जाओ और इसको सिर्फ गैस समझ के, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हर कोई बस इनो घोल के पीने लगता है, लेकिन हाँ, तभी हाँ। उनकी प्रॉब्लम्स नहीं बिल्कुल, जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये डाइट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस की वजह से भी बहुत लोगों का पेट खराब रहता है। तो कितना मेजर रोल है स्ट्रेस का? देखो एक अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस के वजह से एक ये बीम इम्पैक्ट कैसे करता है पेट? देखो एक गट ब्रेन एक्सिस होता है हाँ। और वो जो एक्सिस है वो जो हमारे ब्रेन से जो सिग्नल निकलते हैं वो उसके वजह से इंटेस्टाइन में जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उस पे इफ़ेक्ट आता है। तो अगर स्ट्रेस की बात करें तो जो बीमारी हम स्ट्रेस के वजह से आती है उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। हुँ, हुँ। जनरली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक फंक्शनल डिसीज़ होता है। उसमें कोई जो हमारे पेट में या इंटेस्टाइन में कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं होती है, बट वो जो गट ब्रेन जो हमारा एक्सिस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है स्ट्रेस के वजह से, है ना? जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उसके उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट आता है उसके वजह से ये जो पेट में इंडाइजेशन होना, पेट में दर्द होना, हुँ, कभी कॉन्स्टिपेशन होना, कभी डायरिया होना, इस तरह के सिम्पटम आने लगते हैं। और ऐसे जो पेशेंट हैं उनके अगर आप स्ट्रेस
अवॉइड करते तो कई बार हमने देखा है कि इनके जो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले जो आईबीएस जो कहते हैं आईबीएस, हम्म। आजकल पेशेंट ही हमें आके बताते हैं कि सर मुझे आईबीएस की शिकायत है। चैट जीपीटी ने हाँ बता हाँ, दिया। तो हम्म। उनकी अगर स्ट्रेस अगर उनका कम होता है तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होता है। तो ये जो गट हेल्थ की प्रॉब्लम है और जितनी भी हम्म, समस्याएं आपने अभी हम्म। बताई, ये क्या अचानक से लोगों को अभी होना शुरू हुई है या पहले भी थी और अवेयरनेस नहीं थी? देखो पहले भी हो सकती है और देखो अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और इंटरनेट और एवरीथिंग लाइफ इज चेंज। लाइफ वाज डिफरेंट 10 years बैक, लाइफ वाज डिफरेंट 20 years बैक राइट। एंड लाइफ वाज डिफरेंट 30 years बैक। सो एवरीथिंग हैज कम सो क्लोजर टू ईच अदर दैट अगर छोटी भी चीज़ होती है आपको पता है एक छोटी सा क्लिप भी वायरल हो जाती है ना। तो जो प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली उनको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, अवेयरनेस ज़्यादा है। और अगर आप एआई की और चैट जीपीटी की बात करें तो पेशेंट आज आज के ज़माने में अपना प्रॉब्लम डाल के उसकी समस्या क्या है और वो सब देख के ही हमारे पास आते हैं। और हम्म। ये जो प्रॉब्लम है ये आज की मतलब आज की टाइम पे ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि जैसे हमने बताया कि वर्क के सिलसिले में जो हमारा जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ गई है। उसके वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो आज की तारीख पे चैट ज़्यादा है। जीपीटी से अपना डायग्नोसिस भी कर लेते हैं कि हमको ये बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते और हैं। काफी पॉपुलरली एंटासिड्स भी काफी लोग यस, यस। लेने लग गए हैं ओवर द लगातार। काउंटर मेडिसिन का इंटेक जो है इंडिया मेरे ख्याल से वर्ल्ड के टॉप 1 में होगा। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो मेडिसिन का जो डिस्पेंसिंग है उस पे कोई रेगुलेशन है नहीं। कई बार पेशेंट केमिस्ट की शॉप में जाके दवाइयाँ खरीद के ले लेते हैं। हमने तो कई सारे पेशेंट देखे हैं कि जो एसिडिटी की दवाइयाँ 10-10 साल खा रहे हैं, किसी डॉक्टर को बिना मिले। और ये ऐसे हमारे एक पेशेंट नहीं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा हम्म। कि इतने लंबे समय तक कोई भी दवाई खाना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना सही नहीं होती है, क्योंकि लंबे समय तक ये दवाइयाँ खाने से हमारी बॉडी पे असर आता है। जो गट की जो जो देखो कोई भी चीज़ जो होती है, उसके 2 मायने होते हैं। आग का इस्तेमाल आप चूल्हा जलाने के लिए भी कर सकते हो और घर जलाने के लिए भी कर सकते हो। तो कोई भी हम्म। चीज़ अगर हम मॉडरेशन में करते हैं, तो उसका हमें बेनिफिट होते हैं। लेकिन अगर हम उसको एक्सेस कर दें, तो उसे हमें भुगतना ही पड़ेगा। उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर आते हैं। किडनी की समस्याएँ आती है, लिवर की समस्याएँ आती है। गट का जो हमारी हेल्थ है, वो सही नहीं होती है लंबे हम्म। समय तक मेडिसिन्स खाने से। हम्म। और खाने पीने की जब बात करी तो आपने बताया कि कैसे एक जो हमारी डाइट है उसमें बहुत सारे फ्रूट्स होने चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, जो कुछ बताया। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि क्या नहीं खाना चाहिए जिससे कि पेट खराब ना हो। तो आप ये बताइए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेट के लिए खराब हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए। अब ये हुँ। कितना सही है कितना नहीं, वो देखो बताइए। गट हेल्थ के लिए मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट आउट नहीं करूँगा। गट हेल्थ की अगर हम बात करें, तो हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्या चीज़ें खानी चाहिए वो तो मैं बता चुका हूँ। क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अगर हमें हमारे गट को अगर हमें हेल्दी रखना है, तो हमने जो बाहर का जो खाना है उसका जो कंज़म्पशन है, वो कम से कम रखना चाहिए या तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन आता है। ओके, 100%। हुँ। स्ट्रीट फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। डीप फ्राइड आइटम्स हमें अवॉइड करने चाहिए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए। और आपने भी सुना होगा कि हर कोई ये बताता है कि पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, तुरंत केला खा लो ठीक हो जाएगा। कितना सही है ये? नहीं, ऐसे तो नहीं है कि पेट से जुड़ी ये कहा गया है और काफ़ी हाँ, लोग हाँ। करते भी हैं। पेट से जुड़ी हर समस्या के लिए केला खा लो, वो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। बट हाँ, मतलब केले खाने से ऐसे है कि थोड़ा-सा एसिडिटी में थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए वो केला खाते हैं और उनको अच्छा लगता है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई केला खा हुँ। लो तो आप ठीक हो जाओगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें हाँ, बदलना है। हाँ। हाँ, ठीक है। हुँ। और फैटी लिवर भी इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। तो क्या वो कहीं न कहीं स्टमक से ही शुरू होता है? देखो फैटी लीवर के जो कारण है मल्टीफैक्टोरियल है। मतलब
कई सारी चीज़ें हैं। हम्म। अगर हम बात करें तो स्टमक भी है। हम्म। जैसे मैंने कहा कि जंक फूड अगर सेवन ज़्यादा है, जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है और न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम ही पुअर है। कैलोरीज ज़्यादा होते हैं जंक फूड, यानी कि उसमें पूरा जंक ही होता है। तो वो अल्टीमेटली ये जो कैलोरीज है वो फैट के तौर पे लीवर में ही डिपॉजिट होता है, ठीक है ना? फिर ओबेसिटी हम्म। और कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड आइटम्स, प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये सब खाने से डेफिनेटली फैटी लीवर का जो प्रमाण है वो बढ़ गया है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस जो है हम्म। उनका जो प्रमाण है वो कम हो गया है ना? हम्म। तो उसके वजह से भी जो लीवर पे असर आने लगा है और फैटी लीवर का प्रमाण बढ़ गया है। तो ये जंक फूड बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, जंक फूड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पहले जंक फूड एक वेस्टर्न कल्चर था, जो अभी इंडिया में लास्ट 15-20 साल में बहुत कॉमन हो गया है, एंड एवरीवन इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ जंक फूड। हाँ, हर ऑफिस गोअर या हाँ, स्टूडेंट है उसको। ऑफिस गोअर नहीं, मतलब हम किसी की तरफ उँगली दिखा ही नहीं सकते, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ हैविंग जंक फूड। हम्म। आप किसी की तरफ उँगली नहीं कर सकते हो, तो हम्म। पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑफिस गोअर होने दो या स्टूडेंट्स रहने दो या फैमिली हम्म। रहने दो, आप देखा हर देखा कोई होगा। सेवन कर यस, रहा है यस, इस यस, चीज़ का। यस। डॉक्टर, जब भी पेट की समस्या होती है तो बोलते हैं कि मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेसिकली जब भी कोई भी समस्या पेट से जुड़ी होती है तो आपका पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगते हो, उसके वजह से आपके मूड में चेंजेस आते, मतलब बेसिकली हाँ, समथिंग इज़ नॉट राइट, या है ये ना? थोड़ा एक्सप्लेन ये करिए या माइंड और इसका ये कनेक्शन जो है। देखो ऐसा है कि अगर पेट में आपके डिस्कम्फर्ट हो तो ऑब्वियसली जो जो हमारी जो फीलिंग्स है या जो हमारा जो सेंसेशन है वो अल्टीमेटली ब्रेन में ही कन्वे होता है। हुँ। तो अगर आपका पेट अगर आप सही नहीं है तो डेफिनेटली वो जो हम कहते हैं कि गट ब्रेन एक्सिस जो है हुँ। हुँ। वो आपको डेफिनेटली वो विशियस होता है, मतलब विशियस साइकिल की तरह होता है। हुँ। मतलब जो आप स्ट्रेस लेते हो उसके वजह से गट के प्रॉब्लम होते हैं और गट के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके वजह से आपके मूड अफेक्ट होता है। तो वो हुँ। 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 ये बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो हुँ। तो अच्छा खाएँगे तो हाँ, अच्छा फ़ील भी करेंगे, तो बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है बिल्कुल अच्छा खाना है। एनर्जेटिक फील हाँ, करेंगे। अभी जंक फूड के बारे में हमने बात करी, हुँ, जो कि किसी को हम पॉइंट नहीं कर सकते और हाँ, सभी वो चीज़ कर हाँ। रहे हैं। लेकिन घर में भी बहुत से ऐसे फूड्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं या समझने के बाद भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे चाय पीना। हुँ। सुबह उठ के इंडियंस की आदत है सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके साथ साथ में बिस्किट ले लिया, नमकीन ले लिया। तो ये कितनी खराब आदत है, कैसे अफ़ेक्ट कर रही है लोगों को? ये बिल्कुल खराब आदत है। मेरा तो दर्शकों को यही सुझाव रहेगा कि सवेरे उठने के बाद सबसे पहले वो एक काम करें, वो है पानी का सेवन करें। उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ओवरनाइट जो हमारी बॉडी में पानी का प्रमाण कम हो जाता है, तो उसके वजह से बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। दूसरा जो वो एसिड का जो प्रोडक्शन हमारे स्टमक में हुआ है, वो पानी के सेवन से डाइल्यूट हो जाता है। और अगर हम चाय की बात करें तो जो एसिड का हमारा प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम मॉर्निंग में होता है, और उसी समय अगर हम चाय ले लेते हैं तो एसिडिटी डेफिनेटली बढ़ती है और हुँ। पेशेंट को पेट में जलन होना, ब्लोटिंग होना, पेट में दर्द होना, खट्टे ढकारे आना, ये सब प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। अभी विंटर्स के बाद ये जो प्रॉब्लम्स है इनका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, और हमारे पेशेंट्स के नंबर भी इस वाले प्रॉब्लम के वजह से आने वाले पेशेंट का परसेंटेज भी हुँ। हुँ। बढ़ जाता है। सर्दियों में क्योंकि पता नहीं चलता कि हम कितनी चाय पी रहे हैं, पीते ही रहते हैं। हाँ, चाय का सेवन बढ़ जाता है और उसके वजह से ये प्रॉब्लम सर्दियों में बढ़ जाता है। तो चाय का सेवन मैं यही कहूँगा कि अ, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद एम्प्टी स्टमक या खाली पेट नहीं करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि चाय, कॉफ़ी या चाय बिस्किट या चाय नमकीन का सेवन हमने अवॉइड ही करना चाहिए। बेसिकली ये एसिडिक चीज़ें होती है और उससे एसिडिटी हमारी बढ़ती है और इंडाइजेशन भी होता है। और आप देखना, अगर आपने कभी ये प्रॉब्लम महसूस किया होगा तो अगर आप
इस चीज़ों से दूर रहोगे तो आप डेफिनेटली बेटर फील करोगे। क्योंकि ये बात चाय लवर्स को पसंद नहीं आने वाली है कि चाय अवॉइड करो, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कितनी चाय एक दिन में पी लेनी चाहिए? देखो हम ऐसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि कितनी चाय दिन में हुँ, पी लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है। किसी को एक चाय से भी एसिडिटी हो जाती है हुँ, और हुँ। कई लोग जो होते हैं 3-3 4 चाय पी जाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक चाय लेनी चाहिए, तो आपने एक चाय, वो भी मैं कहूँगा कि एक ब्रेकफ़ास्ट के बाद, अच्छे ब्रेकफ़ास्ट के बाद उसका सेवन करें। खाली पेट बिल्कुल चाय का सेवन ना करें। 100% उसके वजह से जो हमारे जो पेट की समस्या है, उसमें प्रमाण बढ़ जाता है। तो गाइज़ आपको चाय पूरी तरीके से नहीं छोड़नी है और एक बार आप दिन में चाय पी सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और डॉक्टर चाय की बात कर रहे हैं हम, तो साथ में दूध भी पीने से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग को नहीं डाइजेस्ट होता है, तो ये क्या है लैक्टोज़ इंटॉलरेंट देखो होना? और ऐसे है कि दूध भगवान ने दिया हुआ वरदान है, तो हम दूध को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। बट हाँ, एक लैक्टोज़ इंटॉलरेंस नाम की एक बीमारी है, जो दूध के वजह से पाई जाती है। दूध में लैक्टोज़ नाम की शुगर होती है और वो शुगर को हमारे स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम होता है। अगर वो एंजाइम अगर हमारे बॉडी में नहीं है, स्टमक में या इंटेस्टाइन में नहीं है, तो वो दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। तो फिर ब्लोटिंग होना, पेन होना, गैस बनना, ये सारी समस्याएँ आ सकती है और इसी को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कहते हैं। ये जन्म के बाद से भी आ सकती है या ये लाइफ़ में कोई भी स्टेज में डेवलप हो सकती है। जब ये हमारे लेटर स्टेज में ये डेवलप होती है, तब जनरली ये टेम्पररी होती है। जब हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके वजह से लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कुछ समय तक आ सकती है, लेकिन इंटेस्टाइन जब हमारा रिपेयर हो जाता है या हेल्दी हो जाता है, उसके बाद ये इंटॉलरेंस जो है, ये हुँ। कम हो जाती है। और एक सवाल जो मेरा पहले मिस हो गया था वो ये है कि कैसे अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपका मूड ख़राब होता है, आपका स्ट्रेस से भी वो ख़राब होता है, लेकिन साथ ही साथ आपके स्किन पे, फेस पे भी बहुत दिखने को मिलता है। हुँ, तो हुँ। कोई कनेक्शन है इसका? मतलब एक्ने होने लगते हैं, काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है अगर किसी का गट हेल्थ अच्छा ना हो तो? देखो गट हेल्थ के वजह से एक्ने होती है ऐसे मैं नहीं कहूँगा, बट ओवरऑल जो हमारी इंटरनल फीलिंग है, अगर आप सही तरह से आपका गट नहीं है, तो इंटरनल फीलिंग आप बेटर फील नहीं करते हो। उसी के वजह से जो भी प्रॉब्लम हमारे फेस पे दिखती है, जो उसका जो हमारे हुँ। फेस पे जो आता है वो होता हुँ, है। हुँ, हुँ। ठीक है। मतलब हो सकता है कहीं न कहीं अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है तो कहीं न कहीं समस्या फेस पे भी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो अल्टीमेटली देखो फेस ही एक चीज़ है जो एक्सप्रेशन से पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा क्या चल रहा है? है ना? तो अगर आपका पेट सही नहीं हो या आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा सही नहीं हो, तो वो आपके फेस पे एक्सप्रेशन के माध्यम से ज़रूर आता है और वो सामने वाले को दिख हुँ, जाता है। हुँ, हुँ। हुँ। और कोई एक गोल्डन रूल आपको बताना हो या कोई एडवाइस देनी हो लोगों को जिससे उनका पेट अच्छा रह सके, तो वो क्या होगी? देखो अगर गोल्डन रूल की हम बात करें या गोल्डन एडवाइस की बात करें, तो स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। हेल्दी डाइट खाएं, यानी कि लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स खाने हैं एज अ होल, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, और घर का बना हुआ खाना सही या उचित समय पे खाना है। हुँ, यही मेरा गोल्डन एडवाइस होगा। और गट हेल्थ का बोलते हैं कि गट हेल्थ का आई थिंक कहीं न कहीं वेट लॉस से भी काफ़ी कनेक्शन होता है। देखो गट हेल्थ की अगर वेट लॉस के साथ आप कनेक्ट करना चाहो, तो वो जो गट हेल्थ हमारी जो बिगड़ी है, वो कुछ कौन से बीमारी के वजह से बिगड़ी है, उस पे डिपेंड करता है। क्योंकि वेट लॉस और भूख ना लगना, ये जो सिम्टम्स जो है, ये दोनों सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। बट एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ गैस्ट्रो एंड लिवर स्पेशलिस्ट, अगर कोई भी पेशेंट मेरे ओपीडी में आज की तारीख पे अगर भूख ना लगना और वजन कम होना, ये समस्याएँ लेकर आता है, तो मैं तुरंत एक्शन में आ जाता हूँ, क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक बड़ी बीमारी जो पेशेंट को नज़र नहीं आ रही है।
तो हम डेफिनेटली इस पेशेंट को तो 100% इवैल्यूएट करते हैं, पूरे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर पेशेंट ने वेट रिडक्शन के लिए किसी प्रकार की कदम नहीं उठाया है और फिर भी उसको अगर वेट लॉस है, तो वो ज़रूर सतर्क हो जाए, क्योंकि ये अंदर पल रही एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। तो अगर बहुत भूख लग रही है बार-बार हाँ, और मतलब अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, अपने आप वेट रिड्यूस हो रहा है, अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो हुँ। ये प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है, तो वेट लॉस होने को कभी भी हल्के में नहीं लेना हमेशा ये चाहिए। अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ओबेज़ हो या आप जो भी हो, आप अगर वेट लॉस के लिए कुछ उचित कदम उठा रहे हो और आपका वेट लॉस हो रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप खाना खा नहीं पा रहे हो, आपको भूख नहीं लग रही है और आपका वज़न भी कम हो रहा है, तो ये एक सही चीज़ नहीं होती है। अगर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस पे भी जाए, तो सिग्निफिकेंट वेट लॉस को काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है और अगर ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम तुरंत टेस्ट करने के लिए एडवाइस देते हैं, पेशेंट को अच्छा लगे या ना लगे। और बहुत ज़्यादा किसी का जब वेट रिड्यूस होता है, ये एक कैंसर का भी साइन होता है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको बताया, ये इस माध्यम से मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैंने कैंसर ये वर्ड यूज़ नहीं किया। बट कई सारी बीमारियाँ हैं, जिसमें सबसे अगर सीवियर बीमारी का बात करें तो कैंसर ही है। कैंसर कई बार साइलेंट होता है, इसीलिए तो कैंसर को साइलेंट किलर कहते हैं। और भूख ना लगना और वेट लॉस होना, यही उसकी 2 मेजर सिम्पटम्स हो सकते हैं, जो 3 से 4 महीने में आपके अंदर चल रहे और आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए वेट लॉस को हमने हल्के में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा अगर आप स्टमक कैंसर के बारे में अगर थोड़ा और बता सकें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ ना कुछ अवेयरनेस है, लंग कैंसर, ये स्टमक कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना ज़्यादा खराब है ये और कौन से ऐसे साइन्स हैं जो हमें लुक आउट करने चाहिए कि अगर ये चीज़ हो रही है, समस्या हो रही है, तो फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना देखो, चाहिए? स्टमक कैंसर आप पूछ रहे, स्टमक मतलब जो आम जनता है, वो पूरे पेट को ही स्टमक कहती है। हुँ, तो अगर पूरे पेट की बात करें तो उसके अंदर स्टमक है, लिवर है, पैनक्रियाज़ है, हमारे इंटेस्टाइन्स है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है। उसके अंदर कैंसर हो सकता है या बड़ी बीमारियाँ हो सकती है, जिसके अगर सिम्पटम्स की अगर हम बात करें, तो भूख ना लगना और वज़न कम होना, ये जो सिम्पटम्स हैं ये टॉप पे होते हैं, ठीक है? बाद में पेट में दर्द होना हुँ। या डायरिया होना या मोशन में ब्लड आना या खून की उल्टी होना, ये सब चीज़ें आपको पेट के अंदर होने कैंसर होने की तरफ संकेत कर सकती है। तो इसमें हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। इसका इलाज भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी लंबा। ये हाँ, देखो, अगर सही उचित समय पे अगर एक्सपर्ट को कंसल्ट करते हैं और अगर कैंसर की समस्या को हम जल्दी से पकड़ लेते हैं, तो वो ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी तरह से हो पाती है। आज की तारीख में कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम अगर जल्दी अगर पकड़ में आता है, तो हम उसको कैंसर को सर्जरी करके निकाल सकते हैं और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के भी ऑप्शंस होते हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यही होता है कि उचित समय पे एक्सपर्ट को कंसल्ट करके कोई भी सिम्पटम को हमने निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कैंसर या कोई भी प्रॉब्लम एक स्टेज के बाद ही डिटेक्ट होती है, हुँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसा कभी हुआ है कि स्टमक से रिलेटेड या कोई कैंसर हो, या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि कोई चीज़ उसी टाइम डायग्नोज ना हो के लेटर स्टेज में डायग्नोज हुई हो और प्रॉब्लम हुई हो? देखो, ऐसे है कि ये जो आपने सवाल पूछा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इंडिया में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि अगर हमें कुछ समस्या भी हो रही हो, तो हमारी टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है या हम उसे निग्लेक्ट करना चाहते हैं। वो मतलब वो जो पेशेंट है वही जाने कि वो किस लिए एक्सपर्ट की राय नहीं ले रहे। लेकिन ओवर द काउंटर मेडिसिन्स लेना, कोई समस्या के लिए कोई किसी एक्सपर्ट के पास कंसल्ट ना करना या लंबे समय तक बीमारी होने के बावजूद उसको नज़रअंदाज करना, इसी के वजह से ये जो
कैंसर जो है इनका डायग्नोसिस लेट होता है। अगर इनको हम अगर जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट इनकी हो सकती है और हम इससे क्यूर भी पा सकते हैं। तो मेरा सब दर्शकों के लिए यही एडवाइस होगा कि कोई भी पेट से रिलेटेड समस्या हो तो ओवर द काउंटर्स मेडिसिन लेके या ये कुछ नहीं है बस छोटा सा प्रॉब्लम है सोच के उसको नज़रअंदाज ना करें, हुँ, अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और अगर कुछ टेस्ट करने के लिए वो एडवाइस देते हैं तो उसको फॉलो करें, है ना? अगर अगर समस्या छोटी आती है तो वो तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर बड़ी समस्या सही टाइम पे अगर डायग्नोज हो जाती है तो हुँ। आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। यानी किसी भी सिम्पटम को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल, तुरंत बिल्कुल, डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जब वेट लॉस की हमने बात करी तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को वेट गेन करना होता है और वेट गेन करने के चक्कर में वो सब कुछ खाने लगते हैं, हुँ, सब कुछ खाते हैं। उनको कहा जाता है अरे तू तो जंक खा ले, क्या ही है, तुझे तो वेट हुँ, गेन ही करना है। हुँ। तो कितना गलत है ये आदत? देखो वेट गेन करने के लिए जंक खाना ये ऑब्वियसली आदत अच्छी तो है नहीं। मतलब जो कर रहा है वो भी जानता ही होगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही नहीं है ना? तो मैं इस बात को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि वेट गेन करना है तो हम यू नो जंक फूड का सेवन करें। मैं यही कहूँगा कि एक बैलेंस डाइट का एक बैलेंस भोजन करें जिसके वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में उचित प्रमाण पे हमारे जो बॉडी में उनका जो हम क्या कहते हैं सप्लाई हो सकता है। हुँ। तो जंक फूड का सेवन वेट गेन के लिए तो बिल्कुल नो है। अभी एक न्यूज़ में ही ये आया कि एक अच्छा खासा न्यूट्रिशनिस्ट उसने बिंज ईटिंग कॉन्टेस्ट उसने लिया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए, तो वो हर दिन 10,000 कैलोरीज़ खा रहा था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा लोगों को उसने गाइड किया है, वेट लॉस करवाया है, लेकिन हुँ, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए रील हुँ, पे, इंस्टाग्राम पे हुँ, 10,000 कैलोरी ले रहा था हर दिन। हुँ, उसमें पेस्ट्री, पिज़्ज़ा ये दिखाने के लिए कि मैं इसके बाद भी वेट लॉस कर सकता हूँ, बट ही हाँ, डाइड। ओह! उसको हार्ट का हाँ, प्रॉब्लम हुआ एंड हाँ, ही डाइड। लाइक हाँ। हाउ dangerous it is to follow social media these days, right? And how important it is to be informed. देखो ऐसे है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर चीज़ अगर हम मॉडरेशन में करते हैं तो हमें बेनिफिट होता है। आप हमने बचपन में भी इसके ऊपर यू नो कई बार एसेज लिखे हर चीज़ के। अगर हम टीवी की बात करें ये शाप है या वरदान है ना, बचपन में हम लिखते थे। जैसे मैंने आँख के बारे में कहा, तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो अगर आप कहोगे कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हो रही है और उसके पीछे जो हमारी जेनज़ीज़ है या यूथ है उसको फॉलो कर रहे हैं और उनके हेल्थ को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो वो तो सही नहीं होगा। तो कहीं न कहीं हमारे पेरेंट जो पेरेंट सिस्टम है, जो हमारे सिस्टम है उसका सुपरविज़न हमारे बच्चों पे होना बहुत ज़रूरी है। और जो अवेयरनेस है, जो हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसका अवेयरनेस पूरे फैमिली में होना भी ज़रूरी है। और मैं आपके आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा क्योंकि ये जो आप प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हो और उसके वजह से जो एक अवेयरनेस Hmm. लोगों में दूर तक पहुँचा जाता है। डेफ़िनेटली लोग जो है इसको काफ़ी गौर से सुनते हैं और उस पे अमल करने की कोशिश भी करते हैं। तो Hmm. इसपे लॉन्ग स्टैंडिंग एक अच्छे इफ़ेक्ट डेफ़िनेटली जनरल पॉपुलेशन पे आते हैं। और यही हमारी प्रैक्टिस रहती है। हाँ। वेल, इससे पहले कि हम लिवर के बारे में बात करें क्योंकि आप एक लिवर एक्सपर्ट भी हैं, मेरा एक हुँ। आखिरी सवाल ये है कि खाना सही से चबाना कितना ज़रूरी है हमारे डाइजेशन के लिए? देखो ऑब्वियसली अगर खाना हम चबा के खाते हैं तो जो जब ब्रेक डाउन जब उसका स्टमक में होता है तो स्टमक के अंदर जो जूसेस है, जब वो खाना हमारा स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो जो जूसेस है वो अच्छी तरह से जो खाना है उसमें मिक्स हो पाता है और उसे ब्रेक डाउन और डाइजेशन के प्रोसेस में एक मदद होती है। अगर वो हम अच्छी तरह से च्यू बिना किए खाते हैं तो जो खाना है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका ब्रेकडाउन पूरी तरह से होता नहीं है और फिर हमें गैस, एसिडिटी, हुँ। ब्लोटिंग ये सारी समस्याएँ होने लगती है। तो ये सब चीज़ें
एक दूसरे के साथ अंदर से कनेक्टेड है, तो हम एज अ होल सभी चीज़ों को एक साथ ही फॉलो करना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँगा, जैसे आपने कहा गोल्डन एडवाइस, तो उसमें ये भी है कि भाई हुँ, खाना खाते वक़्त आप कोई और काम ना करें, खाने पे कॉन्संट्रेट करें और अच्छी तरह से च्यू करके आप हुँ, खाने को खाएँ, ताकि डाइजेशन आसान तरीके से हो पाए। हुँ। तो गुड डाइजेशन के लिए कौन-सी ऐसी हैबिट्स हैं जो फ़ॉलो करनी ही चाहिए? जैसे एक हो गया च्यू फूड प्रॉपर्ली, बाकी जी। अगर आप बता सकें तो? Chew food properly, stay hydrated, and eat balanced diet and exercise regularly. ठीक है, 4 चीज़ हमारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ। तो अगर सिंपल टर्म्स में ऑडियंस जानना चाहे, तो कब ज़रूरत पड़ती है ट्रांसप्लांट की और क्या है ये पूरा प्रोसेस? देखो, लीवर ट्रांसप्लांट यानी कि लीवर प्रत्यारोपण, इसमें हम जो पेशेंट होता है, उनका जो डैमेज लीवर है, उसको निकाल के वहाँ पे एक नया लीवर निकाल लगाते हैं। जब जो नया लीवर लगाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम लीवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। वो अगर ब्रेन डेथ पेशेंट से आ रहा है, तो उसे कैडावरिक लीवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, और अगर पेशेंट का ही कोई रिलेटिव अगर उसे डोनेट कर रहा है, तो उसे लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। कौन कौन सी बीमारी है जिसके वजह से लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? वो है लीवर सिरोसिस, यानी कि लीवर का डैमेज होना। लीवर सिरोसिस जो होता है, वो एक परमानेंट डैमेज होता है। लीवर जो है, वो फाइब्रोज हो जाता है, यानी कि हार्ड और सख्त हो जाता है डैमेज होने की वजह से। हुँ, उसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। और उसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट और टॉप का रीज़न है अल्कोहल। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन लीवर को डैमेज करता है। फिर बाद में अगर हम बात करें, तो कई सारी और बीमारियां हैं, यानी कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन, और एक ऑटो इम्यून डिसीज़, जो लीवर पे हमारे बॉडी के अंदर ही पेशियाँ बनती है, वो लीवर को डैमेज करती है। और अभी एक नई बीमारी जो इंडिया में भी जिसका प्रमाण बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं NAFLD, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, हुँ, हुँ, जो ओबेस यानी कि जो फैटी लिवर वाले जो पेशेंट होते हैं, हुँ, उनमें पाया जाता है ना? हुँ, जो हुँ, फैटी हुँ। लिवर का प्रमाण बढ़ रहा है, जिसे हम नैश कहते हैं, मतलब है ना? जो ओबेसिटी के वजह से लिवर में काफ़ी सारा फैट आ जाता है, और फैटी लिवर भी हम कहते हैं उसे, और उसके वजह से लिवर डैमेज होता है। ये आजकल ये समस्याएँ ऐसी क्यों हो रही हैं कि लंग कैंसर भी उसको हो रहा है जो स्मोक नहीं कर रहा है और लिवर वाला प्रॉब्लम भी उसको हो रहा है जो अल्कोहल नहीं ले रहा है। तो क्या इज़ इट द लाइफ़स्टाइल, इज़ इट द डाइट, व्हाट इज़ हैपनिंग? अगर आप इस सवाल का जवाब मुझसे चाहोगे, तो मैं इसको किसी एक कारण की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगा। और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा, "सर व्हाई मी?" मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? हाँ, ये चीज़ अगर बिल्कुल, एक बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि देखो, अगर लंग कैंसर की आप बात करोगे, तो स्मोकिंग इज़ नॉट द ओनली फैक्टर व्हिच इज़ कॉज़िंग लंग एग्ज़ैक्टली। कैंसर, है ना? देयर आर मल्टीपल रीज़न्स। तो कई सारे रीज़न्स होते हैं। आप एयर पॉल्यूशन की बात करो, एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है, तो ये कई सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। और हुँ, लिवर कैंसर की बात करें, तो लिवर सिरोसिस हुँ, ऑब्वियसली एक नोन फैक्टर है, जिसके वजह से लिवर कैंसर डेवलप होता है। बट आज की तारीख पे जो हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर जो, अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो, तो अगेन वो जो ऑयल है, वो उसको बार-बार उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना? पेस्टिसाइड्स का सेवन हमारा बढ़ गया है, नोइंगली और अननोइंगली। माइक्रोप्लास्टिक्स का सेवन बढ़ गया है ना? एवरीथिंग का मतलब पूरा का पूरा खाना ही हमारा प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर पैक होके रहा है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें ना मल्टीफैक्टोरियल है, ये काम कर रही है, और उसपे हुँ, हमें पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है कि भाई ये तो शराब नहीं ले रहा है, फिर भी इसको क्यों हुँ, हुआ? हुँ, मतलब ये, हुँ। या स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ये इसमें क्यों हुआ? तो ये मल्टीफैक्टोरियल है। एक एक जब, ओवरऑल हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं फैक्टर्स जिसकी प्ले वज़ह कर से रहे ऐसा हैं। हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, पहले का टाइम थोड़ा अलग था, पहले का टाइम थोड़ा अलग माहौल था। अलग था। हाँ, अभी तो हुँ, आप मतलब पोल्यूशन की बात कर लो, या आप पेस्टिसाइड्स की बात कर लो, या आप माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करो। सो कितनी सारी चीज़ों की तरफ हम
यू नो। यानी बहुत पॉलिसी हाँ, ग्राउंड लेवल पे चेंजेस की बिल्कुल, ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और लिवर ट्रांसप्लांट सुनते ही लोगों के मन में एक वो भय आ जाता है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो क्या ये उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है या पहले से काफ़ी सेफ हो चुकी है लिवर ट्रांसप्लांट? देखो, लीवर ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हुँ, ये कोई छोटा ऑपरेशन है लाइफ नहीं, थ्रेटनिंग जैसे लोगों ये को लगता बहुत है। बड़ा ऑपरेशन है। और ऐसे है कि ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स ये जो ऑपरेशन है, वो स्टैंडर्डाइज़ हो गया है। ये ऑपरेशन शुरू में जब आया और आज 20 साल के प्रोग्रेस में उसके जो स्टेप्स है वो स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, जिसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस के जो रेट है वो कम हो गए। लेकिन ऑपरेशन ये बड़ा है, पेचीदा है और कॉम्प्लिकेटेड था और रहेगा। मतलब जैसे बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखो तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे वो डर है वो ठीक नहीं है कि इससे तो इसकी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। जिसकी वजह देखो से लिवर लोग लिव इसीलिए शायद छुपाते हैं जब भी उन्हें कोई लिवर की प्रॉब्लम होती है कुछ भी, क्योंकि उनको लगता है ट्रांसप्लांट वगैरह तो वो चीज़। देखो लिवर ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो अगर सक्सेस रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट लिवर ट्रांसप्लांट पे 90%। आज की तारीख पे है। तो ऐसे नहीं है कि लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद कॉम्प्लिकेशंस ही हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ों का ख्याल पेशेंट को भी रखना पड़ता है। और सर्जरी एक ही बड़ा फैक्टर नहीं है, कई सारे और भी हुँ, हुँ। चीज़ें पेशेंट की ऑपरेशन के बाद इंटरप्ले करते हैं पेशेंट की रिकवरी में। तो ये कई सारी चीज़ों का एक इकट्ठा मैनेज होना बहुत ज़रूरी होता है। दवाइयाँ चलती है ट्रांसप्लांट के बाद, वो दवाइयों का सेवन पेशेंट ने रेगुलर करना चाहिए, तभी वो जो ट्रांसप्लांटेड जो लीवर है, वो हुँ। अच्छी तरह से बॉडी में एक्सेप्ट होता है। और ये ओके? इसका रिकवरी रेट क्या है? मतलब कितनी जल्दी इंसान रिकवर होके अपना वापस नॉर्मल लाइफ में जा सकता है आफ्टर द ट्रांसप्लांट? देखो आफ्टर द ट्रांसप्लांट वैसे तो देखो ऑपरेशन में रिकवर होने के लिए ही 15-20 दिन लग जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को नॉर्मल रूटीन लाइफ में आने के लिए 2 से 3 महीने का समय ज़रूर लगता है। अच्छे से प्रॉपरली वो हील होके बिल्कुल, फिर वो जा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। डोनर की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखो अगर डोनर जो मैंने शुरू में कहा लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट जिसमें पेशेंट का ही अपना रिश्तेदार लीवर का कुछ हिस्सा डोनेट हुँ, हुँ। करता है, तो उसमें जो डोनर की सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है, वो बहुत जटिल होती है। हम कई सारे टेस्ट करते हैं और सभी टेस्ट अगर ठीक है, तभी उस डोनर का सिलेक्शन किया जाता है। जनरली डोनर्स में प्रॉब्लम्स कम होते हैं। और अगर लेडी डोनर की अगर हम बात करें तो वो शादी कर सकती है, उसके बाद वो शादी करके बच्चे भी पैदा कर सकती है। मतलब रूटीन वर्किंग टाइम हुँ, या जो मैरिड लाइफ है या वर्किंग लाइफ है या मैरिड लाइफ है या अपना जो रूटीन लाइफ है, उस पे हुँ। कोई असर नहीं आता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि लिवर मतलब वो दे दिया तो कुछ अलग ही हो गया, लाइफ नहीं, खत्म नहीं, हो गई या ऐसे खाली हो बिल्कुल गई। नहीं है। जो डोनर की रिकवरी है वो भी 7 से 10 दिन में हो जाती है और जो लीवर जो है वो अराउंड 2 से 3 महीने में अच्छी तरह से नॉर्मली ग्रो कर हुँ, जाता है। और जनरली डोनर की लाइफ पे कोई असर नहीं आता है। वो अपना जो फ्यूचर लाइफ है वो हुँ। उसी तरह से ये बिता फंक्शन कर सकते सकते हैं, हैं। फंक्शन कर सकते हैं जैसे उन्होंने सोचा था। लोगों को फ्यूचर में लिवर्स की समस्याएँ ना हो उसके लिए उनको क्या चेंजेस हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में, अपनी डाइट में जो उनको करनी चाहिए? लीवर की बीमारियां ना हो उसके लिए किस चीज़ का हमने पालन करना चाहिए? एक अल्कोहल। स्टॉप अल्कोहल कहना तो मुश्किल है, लेकिन अल्कोहल का जो सेवन है वो कम से कम होना चाहिए। सेकंड स्मोकिंग कम से कम या तो ना ही हो। दूसरा, जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के वजह से लीवर को होने वाली डैमेज की, तो मेरा यही रहेगा कि जब रूटीन आम जनता जब भी कभी कंसल्ट करे तो एक प्रमाणित अस्पतालों में जाके ट्रीटमेंट ले, ना ही किसी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन लोकल
जो क्वैक्स होते हैं उनके पास जाके ट्रीटमेंट ना ले, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अनस्टेराइल सिरिंजेस या नीडल्स बार बार यूज़ करने से ही फैलता है, और वो ऐसे ही फैला हुआ है हमारे जो रूटीन पॉपुलेशन में। ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स आपको मिलेंगे कि जिनको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी चल रहा है, और उनको लाइफ में पता नहीं उनको कैसे हुआ, बचपन में या कभी एडल्टहुड में किसी क्वैक के बाद उन्होंने वो जो रीयूज सिरिंजेस होते हैं उसी का उन पे यूज़ हुआ होगा, जिसके वजह से तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड इंजेक्शंस का यूज़ होना चाहिए। और अगर हम ओबेसिटी की और उसकी बात करें, तो जंक फूड का जो सेवन है वो कम से कम होना चाहिए, जिसके वजह से ओबेसिटी ना हो और लीवर पे फैटी लीवर के जो चेंजेस है वो कम आए। हम्म। और ये लिवर ट्रांसप्लांट को लेके मेरा एक और सवाल था, वो ये कि कोई ऐसा मिथ जो आपने सुना हो, जो आप बताना चाहो कि ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है और लोगों को लगता है कि नहीं ये सही है, ऐसा कुछ आपने सुना हो मिथ? नहीं, मिथ तो ऐसे नहीं है, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि डोनर की लाइफ। हाँ, लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद तो कॉम्प्लिकेट ही हो जाता हाँ। है और डोनर की लाइफ सही नहीं चलती है। ये मिथ आम जनता में है। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि ऐसे कुछ भी नहीं होता है। जो मैंने बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90% है, और अगर डोनर की बात अगर हम करें तो जनरली डोनर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होते। वो अपना खुद का रूटीन वर्किंग लाइफ या मैरिड लाइफ, या जो हम कहते हैं कि फीमेल्स के लिए जो हमारा जो प्रक्रिया होती है बच्चा पैदा करने की, वो जैसे उन्होंने सोचा था डोनेशन के पहले उसी तरह से बिल्कुल हम्म। बिता सकते हैं। तो कुछ एडवाइस आप देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को बिफोर द पॉडकास्ट एंड? देखो, एडवाइस की अगर हमने बात करें तो एक गोल्डन एडवाइस हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और मैं एक्चुअली बेसिकली एस गैस्ट्रो एंड लिवर स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हेल्दी खाने से ही हमारा जो है वो में जो गट की हेल्थ है वो अच्छी रहती है, साथ में हमारी ओवरऑल जो बॉडी है वो भी अच्छी तरह से हेल्दी हम्म। रहती है, हम्म। और जो ओवरऑल जो एनर्जी हम फील करते हैं वो हम्म। हाई लेवल पे फील करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड डॉक्टर भूषण भोले जी के साथ, जिन्होंने हमें एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और गट हेल्थ को सिंपल शब्दों में समझाया। उम्मीद है कि आपको काफ़ी यूजफुल टिप्स मिले होंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग फिट तक।